Hello people, this is Sudhanshu and we are back with a new video today. So हम लोग लास्ट क्लास रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पहला क्लास हम लोगों ने किया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स के डिफरेंसेस पढ़े थे कि प्रेफरेंस शेयर का जब रिडेम्पशन होता है तो कितने टाइप्स का होता है। मैंने ये बताया था आपको उस क्लास के दौरान कि प्रेफरेंस शेयर का जब रिडेम्पशन होता है तो मेनली जो है आपका देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला एट पार होता है, दूसरा एट प्रीमियम होता है एंड थर्डली जो है रिडेम्पशन एट डिस्काउंट होता है, ठीक है। तीनों को मैंने आपको नंबर से समझाया था। तो आप एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो रिडेम्पशन के टाइप्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो बेसिकली जब रिडेम्पशन का बात हम लोग कर रहे होते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। पहला होता है रिडेम्पशन एट पार। क्या होता है? पहला रिडेम्पशन एट पार होता है, ठीक है। एट पार मतलब क्या हुआ, आपका फेस वैल्यू शैल बी इक्वल टू द रिडेम्पशन प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट होता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा पे रिडेम्पशन करना है, तो फेस वैल्यू जो है दैट विल बी लेस दैन द रिडेम्पशन प्रोसीड्स, यानी रिडेम्पशन प्राइस बोल लो, ठीक है। तो इसमें अगर अज्यूम करो कि अगर एक प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू था 100 रुपये, तो उसका रिडेम्पशन जो हो रहा है दैट विल बी एट ग्रेटर दैन 100 रुपये का वैल्यू, विच विल बी लेट्स से हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करते हैं 110 रुपये। एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है 100 माइनस 110 यानी कि 10 रुपीज़ जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। सिमिलरली एक होता है एट डिस्काउंट, यानी कि रिडेम्पशन का बात कर रहे हैं हम लोग। आप लोग तो इस टर्म से फेमिलियर ही हो, हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में इन तीनों टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लिया। बस यहाँ पे क्या है कि एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट आता है, बट शेयर्स के केस में, इक्विटी शेयर्स के केस में जब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे थे, तब जब हम लोग फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करेंगे एट प्रीमियम, तो ये जो एक्सेस अमाउंट था वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाता था। बट अभी क्या है कि हम लोग इशू नहीं कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर को भी इशू करें अगर प्रीमियम पे, तो जो एक्सेस अमाउंट कलेक्ट होता है ना, लाइक कंपनी कलेक्ट करती है फ्रॉम द शेयर होल्डर द एक्सेस अमाउंट ओवर द फेस वैल्यू, उसको भी हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही क्रेडिट करते हैं। बट इस केस में रिडेम्पशन हो रहा है यानी कि कंपनी जो है वो पेमेंट कर रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एट दी मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो मैच्योरिटी पे जो प्रीमियम कंपनी दे रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जो एक्सेस ओवर दी फेस वैल्यू का अमाउंट है, उसके बाद डिस्काउंट होता है जहाँ पे फेस वैल्यू जो है वो रिडेम्पशन प्राइस से ग्रेटर होता है। तो आप अज्यूम करो कि अगर 100 रुपये है अपना फेस वैल्यू एंड रिडेम्पशन प्रोसीड्स है लेट्स से 90, और तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है। डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, ये सबसे कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि CRR का क्या होता है, CRR का क्रिएशन कब होता है, CRR का क्रिएशन कितना पे होता है। तो देखो 3 क्वेश्चंस है बेसिकली, कब, कितना एंड कैसे। एक और क्वेश्चन है पर वो तो जनरल क्वेश्चन है, वह क्यों। और वाई बोल दो इसको, ठीक है। तो कब हम लोग CRR बनाते हैं? जब एग्जिस्टिंग एसेट्स को यूज़ करते हैं, तो एग्जिस्टिंग एसेट्स यूटिलाइज करके हम लोग रिडेम्पशन का प्रोसीज पे करते हैं टू द शेयर होल्डर्स। कितना CRR बनाते हैं? टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड। एंड कैसे बनाते हैं? फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करके, फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करके। क्यों बनाते हैं? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेंडर्स, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेंडर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, ये आपको ट्रीटमेंट के टाइम पे रेलेवेंट है नहीं। आप बार बार क्या ही क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि ये तो आपको पता है ना रीज़न कि CRR क्यों बनाते हैं। आपको ध्यान में इन तीनों क्वेश्चन का देना है, इन तीनों क्वेश्चन को आपको टू बी केप्ट इन माइंड,
पहला कि कब बनाएंगे, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को यूटिलाइज करके रिडेम्पशन प्रोसीज पे करेगी शेयर होल्डर को। एग्जिस्टिंग एसेट्स मतलब अरे वही कैश बैंक, फिर आपका सेलेबल इन्वेस्टमेंट्स जो है उनको सेल करके कंपनी पैसा पे करेगी टू द एक्सटेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। हाउ मच? फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। और कैसे बनाएंगे? फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करके बनाएंगे। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूड मत कर देना, वो राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी कि ये जो पोरोप्स अकाउंट ना, ये पोरोप्स अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स को यूज़ करते हैं। अब सेम क्या बोलते हैं, CRR बनाने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम मत ले लेना, ठीक है। तो ये जो है कभी कभी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, बट आप फिर भी ध्यान में रखना, जैसे जैसे आप सम बनाओगे तो ये आपका और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो आज के 3 केसेस पढ़े थे हम लोगों ने CRR के। क्या था कि 3 केसेस? पहला था कि एंटायरली आउट ऑफ न्यू इशू। हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन में क्या देखा था कि कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर सकती है आउट ऑफ न्यू इशू ऑफ शेयर्स। तो जब नया शेयर कंपनी इशू करेगी तो पूरा, मैंने एक बात ये भी बोला था कि कैपिटल कितने से रिप्लेस हो रहा है, आप उसका ध्यान रखना। जितने से कैपिटल रिप्लेस हो रहा है, अगर कैपिटल रिप्लेस हो रहा है एंटायरली तो CRR नहीं बनाना है। जितने से कैपिटल रिप्लेस नहीं होता है तब हम लोग CRR बनाते हैं, ठीक है। तो अगर एंटायरली न्यू इशू से कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है, तो CRR जो है वो नहीं बनेगा। CRR शैल बी नील, ठीक है। अगर एंटायरली, नंबर 2, अगर एंटायरली एग्जिस्टिंग एसेट्स को यूटिलाइज करके बना रही है कंपनी, तो फिर CRR जो है वो कितना बनेगा? टू द एक्सटेंट ऑफ फ्री रिजर्व, सॉरी टू द एक्सटेंट ऑफ फ्री रिजर्व। ये तो ऑब्वियस ही बात है, प्रेफरेंस शेयर जितना रिडीम हुआ है ना उसका पूरा फेस वैल्यू पे CRR बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो 1,20,000 का प्रेफरेंस शेयर जिसका फेस वैल्यू है ₹1 लाख, तो CRR बनेगा पूरे 1 लाख का, पूरे 1 लाख का CRR बनेगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड, तो ये तो हो गया लास्ट दिन की बात है, ठीक है। अभी आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने ये 2 केसेस के बारे में पढ़ा था, लाइक जब कंपनी एंटायरली न्यू इशू से रिडेम्पशन का प्रोसीज कलेक्ट करेगी एंड फिर पे करेगी, एंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब एंटायरली एग्जिस्टिंग एसेट से कंपनी रिडेम्पशन प्रोसीज को पे करेगी। एक तीसरा केस भी था, तीसरा केस क्या था? आउट ऑफ बोथ, आउट ऑफ बोथ। ये हम लोगों ने बोला था टू बी डिस्कस्ड लेटर, टू बी डिस्कस्ड लेटर। तो ये इस पे हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था, चर्चा करेंगे ऑब्वियसली, बट एनीवे। तो सिंस हम लोगों ने नंबर 1 और नंबर 2 पढ़ा था, ये 2 केसेस हम लोगों ने पढ़े थे, इसीलिए मैंने आज के क्लास में इन दोनों से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स डाल दिए हैं, 2 सम्स डाल दी। कि अभी क्या होता है कि किसी भी कंसेप्ट के बाद अगर आप उसका रिलेटेड सम कर लेते हो तो वो कंसेप्ट जो है और क्लियरली आप के भीतर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा मेरा सम। सब अच्छा, जर्नल एंट्रीज, क्या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना। अच्छा, सम्स देखना आपको, ये रहा सम्स, ये देखो, और एक और मैंने सम बना दिया है आपके लिए, ये रहा। बट एनीवे, समस में आने से पहले आपको रिकॉर्ड कैसे करना है वे तो देख लें। तो देखो, सबसे पहले जब आपको प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है तो सबसे पहले ड्यू करना है, आपको ड्यू एंट्री पास करना है, ठीक है। बट ड्यू एंट्री पास करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये पार्टली पेड है। क्योंकि मैं जब सेक्शन 55 का प्रोविजन डिस्कस कर रहा था आपसे, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं हो सकता है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या जो प्रेफरेंस शेयर है वो पार्टली पेड है। अगर पार्टली पेड है तो आप रिमेनिंग कॉल्स करके प्रेफरेंस शेयर्स को फुल्ली पेड कर दो, ठीक है। तो देखो, इफ़ द शेयर्स आर पार्टली पेड तो आप फाइनल कॉल करो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गया ड्यू एंट्री। और उसके बाद क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, ये हो गया पे एंट्री, ठीक है। उसके बाद रिडेम्पशन प्रोसीज ड्यू ऑन मैच्योरिटी, ये ड्यू एंट्री कर रहे हैं हम लोग किसका, ये जो रिडेम्पशन होने वाला है उसका।
तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों? देखो, जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो तो बेसिकली यू आर रिपेइंग द कैपिटल टू द शेयर होल्डर्स। जो कैपिटल का पैसा आप लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मंगवाया था, अभी आप उस कैपिटल के पैसे को लौटा दे रहे हो। तो क्या हो रहा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है दैट विल डिक्रीज एंड शेयर कैपिटल इज क्रेडिट बैलेंस, तो उसको डिक्रीज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। एंड आपको ये भी पता है कि कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू का अमाउंट जाता है, तो आपको क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है। इससे क्या होगा कि शेयर कैपिटल कम जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको क्या देखना है कि ये जो रिडेम्पशन होने वाला है ये प्रीमियम पे होने वाला है या डिस्काउंट पे होने वाला है। अगर प्रीमियम पे होने वाला है तो आप यहाँ पे एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बना दो, ठीक है, पुट अकाउंट डेबिट कर दो। और अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो आप डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट बना दो। समझ में आया? अगर प्रीमियम पे होता है, अच्छा ये बात ध्यान रखना कि प्रोप्स और डिस्काउंट एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। अगर दो क्लास ऑफ शेयर है तो हो सकता है, बट एक साथ एक क्लास ऑफ शेयर्स के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रख के करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया क्योंकि या तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है या तो डिस्काउंट पे हो सकता है। तो अगर प्रीमियम पे होगा तो प्रोप्स डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हो गया अपना ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री के बाद अगर कंपनी के पास इनसफिशिएंट फंड्स है या फिर लो लिक्विडिटी है तो कंपनी क्या करेगी, फंड्स गैदर करेगी। अब आपको पता है कि फंड्स गैदर हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एग्जिस्टिंग एसेट्स को यूटिलाइज कर लो या तो आप नया शेयर इशू करके पैसे मंगवा लो। तो देखो ये रहा फॉर रिडेम्पशन पर्पस बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो हम लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। अभी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे कंपनी बेच रही है तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल। अगर लॉस पे बेच रही है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है डेबिट हो जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिड्यूस कर देंगे एंड बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल जाएगा। अगर कंपनी शेयर इशू करके पैसा मंगवा रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, इशू ऑफ शेयर चैप्टर हम लोग ने कितने अच्छे से करके आए, राइट। नेक्स्ट, जब एक बार हम लोगों ने ड्यू एंट्री पास कर दिया, पैसे भी कलेक्ट कर दिए, तो क्या बचता है, पेमेंट करना बचता है। तो आप पे कर दो शेयर होल्डर्स को। अभी तो पैसे भी है आपके पास, आप लोगों ने यहाँ से पैसा कलेक्ट किया, तो पैसे कलेक्ट किए, ड्यू किए, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पे करना है। तो पे करना है तो देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हुआ पड़ा था, क्यों, क्योंकि ये क्रेडिटर्स है। अरे अभी तो कंपनी का क्रेडिटर बन गया ना, अभी तो कंपनी का क्रेडिटर बन गया क्योंकि अभी कंपनी को उसको पैसे देने हैं, तो ये क्रेडिटर बन गया। अभी क्रेडिटर को पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। पेमेंट के बाद ये दो चीज़ जो है ये आपको कंपनी एक्ट ने करने बोला। पहला, पोरोप्स को राइट ऑफ करना है। अगर शेयर्स प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है तो पोरोप्स बनेगा, पोरोप्स को राइट ऑफ कर देना है। पोरोप्स राइट ऑफ कैसे होता है, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम से, एंड इसी सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूटिलाइज करोगे, फिर फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करोगे एंड पोरोप्स को राइट ऑफ कर दोगे। तो ये हो गया अपना राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है। उसके बाद CRR बनाना है। कितने से CRR बनाना है वो तो हम लोग डिस्कस कर लिया था। तो CRR बनाना है फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो फ्री रिजर्व को आप यूटिलाइज करो और CRR बना दो। तो ये है अपना ट्रांजैक्शन का फ्लो। ये फ्लो आप याद रखोगे ना तो चांसेस ऑफ स्किपिंग एनी पर्टिकुलर एंट्री बहुत कम हो जाती है। ऐसा कोई लाइक स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस करना है, अल्टीमेटली सारा ट्रांजैक्शन होने से हो गया। बट अगर आपको ये फ्लो याद रहेगा ना तो ट्रांजैक्शन स्किप करने का जो कोई भी पॉसिबिलिटी है वो दैट विल ग्रेटली रिड्यूस्ड, ठीक है। तो क्या सीक्वेंस है, ड्यू करना है, पैसे कलेक्ट करना है, पे करना है, पोरोप्स राइट ऑफ करना है एंड CRR बनाना है। क्या करना है, ड्यू करना है, पैसे कलेक्ट करना है, पे करना है, पोरोप्स राइट ऑफ करना है एंड CRR बनाना है। ड्यू करना है, पैसे कलेक्ट करना है, पैसे पे करना है, पोरोप्स बनाना है, पोरोप्स राइट ऑफ करना है एंड CRR बनाना है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे और अगर पार्टली पेड है तो फुल्ली पेड करना है। ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सम्स। पहला सम, ये CC1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा सम आपके एग्जाम में नहीं आता। ये बस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक सम यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो क्या है, देखो, एक्स कंपनी लिमिटेड हैड 9010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप है यहाँ पे, तो पार्टली पेड का लफड़ा ही नहीं है। अगर है नहीं तो आपको ऐसा कोई जर्नल एंट्री पास करना नहीं है फुल्ली पेड करने के लिए।
कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दोज प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर, यानी कि कितने शेयर इशू करने हैं वो आपको नहीं पता है। बट मैंने लास्ट क्लास जब आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब नया शेयर इशू करके जब हम लोग रिडेम्पशन करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालते कैसे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। तो कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू पर शेयर इशूड, ये करोगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आ जाएगा, ठीक है, ऑफ ₹20। तो ये अपना हो गया ये हो गया फेस वैल्यू पर शेयर इशूड ईच फुल्ली पेड अप, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेना है। तो ये देखो मैंने नोट 1 में नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया, विच इज़ नथिंग बट फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम। देखो एट पार ही हो रहा है, कहाँ गया, ये देखो एट पार हो रहा है, तो प्रीमियम का अमाउंट है नहीं। अब प्रीमियम पे होता भी तब भी हम लोग फेस वैल्यू लेते। तो एनीवे, तो 9000 इंटू 10 ये फेस वैल्यू हो गया, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर न्यू शेयर इशूड दैट इज 20, विच इज 4500 शेयर आ रहा है, विच इज इक्विटी शेयर है, हाँ इक्विटी शेयर, ठीक है। अब वंस यू हैव गॉट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड्स इन ऑर्डर टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, सो जर्नल एंट्री पास कर देना है। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले ड्यू करेंगे, फ्लो तो यही है क्योंकि ये तो फुल्ली पेड है ना, तो इसको लाइक पार्टली पेड होता तो फुल्ली पेड करते हैं, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी फुल्ली पेड है तो क्या अलग से एंट्री लेना। तो फुल्ली पेड को सबसे पहले क्या करना है, ड्यू करना है। तो ड्यू एंट्री कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यहाँ पे पोरोप्स भी नहीं आएगा एंड डिस्काउंट भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एट पार करना है रिडेम्पशन, ठीक है। तो 90,000 विच, अरे देखो ना 9000 प्रेफरेंस शेयर है, फेस वैल्यू है 100 ईच, और पार पे रिडेम्पशन करना है 90,000। उसके बाद पैसे कलेक्ट करने हैं, बट पैसा तो ऑलरेडी है, सॉरी पैसे कलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं था, माय मिस्टेक, फ्लो एरर हो गया। बट एनीवे पैसे कलेक्ट करने हैं, तो पैसे कलेक्ट करने के लिए शेयर्स इशू करना है। तो ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया हमारे पास, फेस वैल्यू है तो शेयर्स इशू कर दो। तो 4500 शेयर इंटू 20 ईच 90,000, पैसा कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट किया, और उसके बाद क्या करना है, पे कर देना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, पोरोप्स राइट ऑफ करने हैं। पोरोप्स था क्या, नहीं, रिडेम्पशन तो पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो ही नहीं रहा है। प्रीमियम पे रिडेम्पशन होता तब तो पोरोप्स आता ना, पर एट पार हुआ है तो पोरोप्स है नहीं, तो राइट ऑफ करना नहीं है। दूसरा CRR बनाना है। CRR बनाना है क्या, देखो एंटायर जो रिडेम्पशन है ना 90,000 का, एंटायर रिडेम्पशन जो है ना 90,000 का, वो एंटायरली जो है आउट ऑफ न्यू इशू हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा कैपिटल रिप्लेस कर दिया गया है। तो पूरा का पूरा कैपिटल अगर रिप्लेस हो गया तो फिर क्यों आपको CRR बनाना है ना, ठीक है। एग्जाम्पल याद आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास बताया था आपको। तो जब पूरा का पूरा कैपिटल रिप्लेस हो गया तो CRR नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये पहला सम इसके साथ खत्म हो गया, छोटा सा सम था, इजी था, हाँ ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सम, आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। नाउ ये है सेकेंड सम, देखो फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड। देखो शेयर कैपिटल है 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये फेस वैल्यू है, फुल्ली पेड अप 4 लाख। 1010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, फेस वैल्यू फुल्ली पेड, ठीक है। तो फुल्ली पेड हो गया तो वो पार्टली पेड से फुल्ली पेड करने वाला एंट्री नहीं करना है, यानी कि फाइनल कॉल का एंट्री नहीं करना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, GR है, PL है, ये तो कोई काम का है नहीं, इग्नोर। अगर पोरोप्स हुआ तो पोरोप्स राइट ऑफ करने के लिए इसको पहले यूज़ कर लेंगे, अरे इसको क्या हो गया, इसको पहले यूज़ कर लेंगे, इसको सेकंड में यूज़ कर लेंगे, इसको थर्ड में यूज़ कर लेंगे। अगर पोरोप्स हुआ तो, नहीं है तो बस CRR बनाना, देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार। ये लो पोरोप्स का लफड़ा ही खत्म हो गया, तो इसका काम भी गया, ये भी गया, ये तो यूज़ करना ही नहीं था और ये भी नहीं करना है। GRPL को यूटिलाइज करके क्या करना है हम लोगों को, CRR बनाना है बस, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। देखो तो यहाँ पे भी इशू हुआ नहीं, एंटायर इशू नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एग्जिस्टिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी, अरे समझो एग्जिस्टिंग एसेट मतलब क्या, रिजर्व क्या है, रिजर्व तो बस बुक एंट्री है ना, रिजर्व इज नथिंग बट द बुक एंट्री। अगर लेट्स से आपके पास GR एंड PL दिखाया गया है तो यहाँ पे एक्चुअली पैसा तो नहीं है, पैसा तो होता है एसेट साइड में ना, पैसा तो होता है एसेट साइड में। ये लाइबिलिटी साइड में आपका इतना रिजर्व्स पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट में एसेट साइड में कैश बैंक पड़ा होगा।
तो ये बोल रहे हैं बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, इसका मतलब नथिंग बट हम लोगों को क्या करना है, रिजर्व्स को यूटिलाइज करके पेमेंट करना है। दैट इज टू से कि कैश एंड बैंक से पेमेंट करना है, यहाँ से पेमेंट करना है, ठीक है, समझ में आया। तो रिजर्व्स यूटिलाइज करके रिडेम्पशन करना है, यानी कि कैश बैंक से पेमेंट करना है, विच मीन्स नथिंग बट रिडेम्पशन आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो ये केस 2 था कल का, ठीक है। दो केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला आउट ऑफ न्यू इशू, दूसरा आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। तो ये दूसरा वाला केस है, आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो देखो पहला एंट्री ड्यू करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे तो फुल्ली पेड है, तो ड्यू किया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना एट पार हुआ है तो 1000 शेयर्स इंटू 100 ईच, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, पैसा कलेक्ट किया, नहीं इस सब में कहाँ पैसे कलेक्ट किए हैं, इसमें तो पैसा था ऑलरेडी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट डायरेक्ट पे कर दिया है, ठीक है। ये ड्यू किया, ये पे किया, कलेक्शन का कोई सीन नहीं है। और उसके बाद CRR बनाना है। CRR बनेगा कितने से, देखो पूरा का पूरा रिडेम्पशन आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स हुआ है, तो CRR बनेगा एंटायर अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, उसका फेस वैल्यू, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 1 लाख का, इसमें कोई प्रीमियम और डिस्काउंट का अमाउंट है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, फेस वैल्यू है। तो हम लोग इसी अमाउंट का CRR बना देंगे। CRR के लिए हम लोग कौन से रिजर्व यूटिलाइज करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, GR एंड PL, इन दोनों को यूटिलाइज करके हम लोग CRR बनाएंगे। तो GRR 75,000 यूज़ कर लिया, एंड जो बैलेंस है 25,000 का वो PL से ले लिया टू CRR। अभी देखो यही पे मैंने नोट मार दिया कि सिंस प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एंटायरली आउट ऑफ रिजर्व ऑफ द कंपनी, देयरफॉर CRR शैल बी क्रिएटेड ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड। ईजी सम था ना, हाँ, इसीलिए कंसेप्ट कैप्सूल है, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। बट सिंस मैंने 2 कंसेप्ट डिस्कस किए तो उसके नीचे मैंने 2 सम करवा दिए, जिससे कंसेप्ट आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग 3rd केस डिस्कस करेंगे एंड कुछ बड़े बड़े सम्स बनाएंगे, एंड इसके साथ वो चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से वीडियो रोक के सम देख लो, पढ़ लो, समझ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।